Hello dear aspirants, this is Imdad Khan with MTS 2023. By MTS we mean multitasking staff. This exam was held in 2023 and it had 50 questions, each with 2 marks. It would give 100 marks if attempted correctly. So this section A, General English, is discussed by Imdad Khan from Northeast PS Center, Itanagar. You can see the first question. We are given direction. Question number 1 to 4. We have to fill in blanks with appropriate prepositions. So prepositions are what? Words used before, normally we can say before noun, to show its position or relation with other parts of speech. Here we see the first question is, it had a small kitchen garden dash the back. See here, kitchen garden is a place and it is at the back. We can say at the back means backyard. So what is it then? It would mean a compound or house. So the house had a small kitchen garden dash the back. Back means backyard. See, for small place at is used. So before house itself at is used and backyard is a part of house. So obviously what option would be the correct one? For small place, at. It had a small kitchen garden at the back. This would be the correct answer. Option number C. Then we go to number 2. The students had a tussle dash the words. You see, tussle is what? A small dispute, छोटा सा झगड़ा है. तो इसको आप करने के लिए अगर आपको ऑन होगा, अपन होगा, फ्रॉम होगा या ओवर होगा, आपको अगर पता नहीं है तो आपको इसका इक्विवेलेंट कुछ तो याद करना चाहिए. जैसे कि देखिए, क्वारल के साथ यूज़ होता है ओवर. या आप घर पहुँचे, आप पे सब भड़क उठे एक के बाद एक, रव ओवर उसमें भी होता है. लेकिन इसमें हमें गुस्सा या हर कोई हम पे भड़क उठे या कुछ ना कुछ बात करने लगे, सिलसिला गुस्से का चलता रहा, तो इसको समझाने के लिए आप देखिए, इसको राव पढ़ना चाहिए. राव पढ़ना चाहिए. हिंदी में जैसे राव पढ़ते हैं, इसको रो एक के बाद एक है, यही है मीनिंग. लेकिन राव ओवर, इन लाइन विद. तो इसमें हम फिर से क्या चुनेंगे? ऑप्शन नंबर सी. द स्टूडेंट्स एट अ टसल ओवर. अगर आपके पास फ्रेज स्टॉक नहीं है तो उसका इक्विवेलेंट याद कीजिएगा, इट वुड बी बेटर. उसके बाद देखिए, आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू डैश लास्ट 3 days. अब इसमें लास्ट 3 days लिखा हुआ है, यानी कि ये क्या हुआ? पीरियड ऑफ अगर टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए 4 होता है.
और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस प्रपोजिशन बैठता है। तो लास्ट 3 डेज, इसके लिए हम क्या चुनेंगे आप खुद ही सोचिए। द लास्ट 3 डेज, 3 दिन, अगर पीरियड होता है तो आपको 4 चुनना है। और अगर ये पॉइंट ऑफ टाइम है कि तब से लेकर आज तक मैं यहीं आपका 3 दिन से इंतज़ार कर रहा हूँ, तो आपको सिंस लगाना होगा। सो फैसला आपके हाथ में है। लास्ट 3 डेज से तो हमको लगता है ये पीरियड ऑफ टाइम है, लेकिन आप याद कीजिए, हम बोलते हैं ना सिंस संडे लास्ट, तो इसमें इस तरह का कुछ तो है ना, द लास्ट। इस द लास्ट के वजह से हम इसको अगर मान लेते कि ये पॉइंट ऑफ टाइम है, तो हम क्या चुनेंगे, सिंस चुनेंगे। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस द लास्ट 3 डेज। अगर ये लास्ट ना होता, द लास्ट, तो 4 3 डेज होता, इसलिए हमने सिंस चुना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं वैल्यू सिस्टम। अब आप देखिए वैल्यू सिस्टम ये है क्या, आप इसके बारे में सोच सकते हैं ना, आइडिया है। तो आइडिया अगर है तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम छू नहीं सकते, समझ सकते हैं। और ये आइडिया यानी कि विदाउट एस है तो एन आइडिया ही हुआ। एन आइडिया हुआ तो सब्जेक्ट सिंगुलर है। सिंगुलर है इसलिए हमने वर्ब भी अभी सिंगुलर मीनिंग में जो होता है सिंगुलर SING इसको लगाया। हैज़ बीन इन एग्जिस्टेंस, वैल्यू सिस्टम हमारे इस संसार में इसका अस्तित्व टाइम इमेमोरियल यानी कि प्राचीन समय से है, पुराने समय से है, जिसका हमको याद भी नहीं। अच्छा, अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल इसका दिखाता हूँ कि इसी तरह से फेस्टिवल्स pardon me it slips, festivals प्लूरल है तो हैव हुआ। फेस्टिवल्स हैव बीन, देखिए सेम इसी स्टाइल का है, अ पार्ट एंड पार्सल, पार्ट एंड पार्सल of human society। सिंस इसमें लिखा हुआ है, देखिए सिंस एंशिएंट टाइम्स, पुराने ज़माने से ये चलता आ रहा है। लेकिन हियर देयर इज़ नो रूम फॉर सिंस। इन 4 ऑप्शन में आप देखेंगे इसमें सिंस नहीं है, तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट बेस्ट वन। तो हम अभी सिंस जैसा कुछ इसमें बस फ्रॉम है, जो टाइम को इस तरह से हमें दिखाए कि तब से तब तक चल रहा है। तो वैल्यू सिस्टम हैज़ बीन इन एग्जिस्टेंस फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। हम इसको ही चुनेंगे इसलिए क्योंकि यहाँ सिंस नहीं है। अगर आप इसको कंपेयर करके देखें तो if you have understood what I am trying to say, what I tried to say especially, अगर आपको समझ में आ रहा है तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 to 9। इसमें क्या कहा गया है, फिल करने कहा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स
विद अप्रोप्रिएट कंजंक्शंस। अब कंजंक्शंस का मतलब क्या है? वर्ड्स दैट जॉइन, जो जॉइन करता है क्या? टू और मोर वर्ड्स और phrases और sentences। कंजंक्शन वर्ड्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, फ्रेजेस को भी और सेंटेंसेस को भी। फिलहाल हम देखते हैं कि दो पार्ट ऑफ सेंटेंस को तो ज़रूर ज्वाइन करेंगे। आई वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। डैश सचिन केम टू मी, मैं जब न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तब सचिन मेरे पास आया। तो अगर ये आप मीनिंग लेते हैं तो देन, THN देन, ये तो कंपैरेटिव डिग्री में होता। और सिंस का कंडीशन आपको पहले हमने बताया, और होता है कि क्योंकि, चूँकि, ये बताने के लिए, लेकिन अभी वो रीज़न नहीं बता रहा है। एट दैट टाइम और व्हेन दोनों इक्विवेलेंट ही है मीनिंग में, लेकिन ट्रेडिशनली इन मामलों में व्हेन यूज होता है। आप देख रहे हैं कि व्हेन यूज़ हो रहा है पहले से, तो हमने चुना व्हेन को। आई वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर व्हेन सचिन केम टू मी। इसमें देखिए क्या होता है, जब एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड हो या राइट हैंड साइड हो, सिंपल पास्ट अगर हो, केम यहाँ पे सिंपल पास्ट है, तो दूसरी तरफ या तो पास्ट परफेक्ट होना चाहिए या फिर पास्ट कंटिन्यूअस। अब आप खुद ही बोलिए, यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस है। ये पैटर्न भी मैंने आप लोगों को याद दिलाने के लिए बीच में बोला, इसके बारे में क्या चल रहा है। तो अब ऑप्शन इज़ व्हेन। आई वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर व्हेन सचिन केम टू मी, हो गया। अब बोथ देखिए, बोथ कब होता है? 1 + 1 = 2। जब सब्जेक्ट्स 2 होते हैं तब उसके लिए बोथ यूज़ होता है। तो इसमें हो क्या रहा है आप देखिए। पहली बात, दो लड़की है, मीना इज़ ब्यूटीफुल, ये एक सेंटेंस है असल में, छुपा हुआ है इसमें। मीना सब्जेक्ट, इज़ वर्ब एंड ब्यूटीफुल इज़ कम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट, वटेवर जो भी है इसके साथ ऐड हो रहा है। तो इस तरह का अगर फुल मीनिंग विथ फुल स्टॉप हमको मिलता है तो हम उसे सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। अच्छा, मीना इज़ ब्यूटीफुल, और उसके बाद हमने देखा मिली पहली लड़की है, यहाँ मिली का नाम पहला है, मिली इज़ ब्यूटीफुल, ये भी सिंपल सेंटेंस है। अब दोनों ही खूबसूरत है, तो हमने क्या किया, जैसे मैथ्स में एलसीएम लेते हैं ना, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। अब मिली और मीना, आप इसको कॉमन फैक्टर ले लीजिए, HCF हो कि LCF हो बाद में देखेंगे, CF तो ज़रूर लेना है। कॉमन क्या है यहाँ? दोनों ही खूबसूरत है, तो उसके लिए ले लिया बोथ। अब मिली और मीना को लिया गया, मिली मीना, इसको बना दिया गया, दो है, प्लूरल है तो आर, प्लूरल वर्ब। और ब्यूटीफुल को हम ब्यूटीफुल्स नहीं बना सकते, वो एडजेक्टिव है, वो वैसे ही रहा। अभी बोध अगर है तो नॉर कैसे होगा? ये भी नहीं वो भी नहीं, नाइदर नॉर में होता है। और बट, दोनों में अगर इक्वलिटी है, दोनों ही खूबसूरत है, तो फिर डजंट इक्वल टू नहीं है तो बट क्यों होगा? और या तो मिली खूबसूरत है या फिर मीना, तब हम आइदर और लगाते हैं। ये कंडीशन तीनों फुलफिल नहीं हुए तो फिर कॉमन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड दिखाने के लिए मीनिंग का एंड यूज़ किया जाता है कि दोनों तरफ पल्ले बराबर हैं। बट कब होता? जब कंट्रास्ट होता, ऑपोजिशन होता। कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस मिलकर कंपाउंड सेंटेंस बनता है। ये अब इस एग्जाम्पल को हम बोलेंगे ये कंपाउंड सेंटेंस है। सिंपल दो मिल गए, ये भी सिंपल था और मिली वाला और मीना वाला भी, दोनों को मिलाकर कॉमनली ले लिया तो कंपाउंड सेंटेंस। अब बचा क्या? एंड। बोथ मिली एंड मीना आर ब्यूटीफुल। उसके बाद आगे बढ़िए, नो सूनर, इसमें देखिए ER लिखा हुआ है। जब भी नो सूनर होता है
इसके बाद आप गांठ बांध लीजिए कि देन होना ही चाहिए। अब सवाल ही पैदा नहीं होता हम क्या लिखेंगे, देन ही होना चाहिए। नो सूनर डिड वी रीच द स्टेडियम, हम स्टेडियम पहुँच के कि नहीं पहुँचे कि तब, देन इट स्टार्टेड रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, और उसी वक्त कुत्ते और बिल्ली बारिश गिरने लगे। ऐसी बात नहीं है। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, इसका मतलब है हैवीली, बारिश जोरों से हुई, HEAVILY, हैवीली। इट रेन्ड हैवीली, इसका मतलब है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये भी है इनसेसेंटली, भारी हुआ, कंटिन्यूसली हुआ। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसके बाद हमको क्या मिला, आई शैल टेक केयर। इसमें आप क्या देख रहे हैं, एक अपने आप में मान लीजिए ऑब्लिगेशन या प्रॉमिस टाइप का कुछ अपने आप को बोल रहे हैं कि आई शैल टेक केयर ऑफ़ यू, मैं तुम्हारा देखभाल करूँगा, डैश यू आर माई यंगर ब्रदर, तुम मेरे छोटे भाई हो। अच्छा अगर हम डी से स्टार्ट करें, हार्डली को लेते ना, इस हार्डली का मतलब नो होता, ना के बराबर, और सो का मतलब क्या होता, आई शैल टेक केयर ऑफ़ यू, सो यू आर माई। ये थोड़ा हजम नहीं हो रहा है, आपको इसमें कारण दिखाना है, क्यों करना है मुझे आपका हिफाजत क्यों करना है। येट आप देखिए, येट नेगेटिव के लिए यूज़ होता है, तो फिर ये येट कट गया, हार्डली भी कट गया, वो भी नेगेटिव है, और सो भी कारण नहीं बता रहा है, इसके लिए ये भी कटा। तो कारण वाई का आंसर क्या है, रीजन या कारण है ना, क्यों, और इसका आंसर है बिकॉज। तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, आई शैल टेक केयर ऑफ यू बिकॉज, क्योंकि तुम ही हो मेरे छोटे भाई, इसीलिए तो मैं तुम्हारा। टेक केयर यानी कि ये भी क्या है, फ्रेजल वर्ब है। टेक केयर यानी कि टेक केयर का मतलब आप क्या समझेंगे, नर्स, देखभाल करना, लालन पालन करना भी होगा कभी। इसके बाद आइए, ही इज़ नाइदर अ फ्रेंड डैश अ फो। इस फो का मतलब क्या है समझिए, एनमी, ENEMY, ना तो वो दोस्त है ना दुश्मन है, ये मीनिंग निकालना है। तो नाइदर का जोड़ीदार नॉर होता है और सवाल ही पैदा नहीं होता, जैसे कि नो सूनर देन था, नाइदर नॉर, आइदर और, ये जोड़ीदार है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10 to 14, फिर से आपको वही करना है, माजरा वही है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग्स। अभी आपको मालूम होना चाहिए क्वेश्चन टैग के लिए कि हमेशा याद रखिएगा, LHS लेफ्ट हैंड साइड डजंट इक्वल टू राइट हैंड साइड। जो भी लेफ्ट हैंड साइड में होगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव सेंटेंस का पार्ट है तो राइट हैंड साइड में नेगेटिव होना चाहिए, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव है तो राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ आप क्या देखते हैं, यू आरंट वेल टुडे। आरंट का ऑपोजिट क्या होगा, आरंट यू तो सेम है, नहीं होगा। डू यू में आर नहीं है, नहीं होगा। डोंट यू में भी आर का कोई अंश नहीं है, नहीं होगा। आरंट यू ऑपोजिट इज आर यू, तो इसका क्वेश्चन टैग आर यू होगा। यू आरंट वेल टुडे, ऑप्शन इज सी आ यू। ओके, नेक्स्ट इज, द नेक्स्ट वन इज इज। इट इज़ अ फाइन मॉर्निंग। अब इज का अपोजिट क्या होगा, आप खुद ही सोचिए। इज इट तो इक्वल है, नहीं होगा। आरंट नहीं मिल रहा है, नहीं होगा।
विल इट आर के साथ अपोजिट है, नहीं होगा। इज इट इज़ यानी कि इज इट क्वेश्चन बनता, तो इसका टैग अपोजिट क्या होगा, शॉर्ट फॉर्म इजंट इट। इट इज़ अ फाइन मॉर्निंग, इजंट इट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इट रेन्ड यस्टरडे। अब आप इसमें देखिए, रेन्ड का मतलब असल में क्या है, इसमें तो इज वॉज आपको नहीं दिख रहा। अगर ये रेन होता, रेन, तो क्या होता, डू प्लस रेन। और अगर रेन्स होता, रेन्स, इसका मतलब एस लगा हुआ है, आप समझिए, एस मीन्स डज, डज प्लस रेन। तो यहाँ क्या है, रेन्ड, इसका मतलब है पास्ट टेंस, डिड प्लस रेन, it means rained. So did rain, its opposite is it rained. So has is not matching, has और ed में past tense और present कैसे मिलेगा। अब rained है, did है उसमें छुपा, तो had it नहीं होगा, ये पॉजिटिव है, हमको नेगेटिव चाहिए। फिर did it भी पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं मिलेगा, तो इसका ऑपोजिट क्या है, डिडंट इट, डिडंट इट आप बोल सकते हैं, डिडंट इट, ऑप्शन नंबर सी। इट रेन्ड यस्टरडे, डिडंट इट। देन गो टू द नेक्स्ट वन, देयर वॉज अ लार्ज क्राउड, बहुत बड़ी भीड़ थी, वॉज है, तो वॉज का ऑपोजिट क्या है, वॉज देयर, ये इक्वल हुआ, नहीं चलेगा। इज देयर, ये नहीं मिल रहा है, वॉज इज मैच नहीं कर रहा, नहीं होगा। विल बी देयर, फ्यूचर और पास्ट कैसे मिलेगा, डजंट इक्वल, नहीं होगा। अब वॉज का अपोजिट हु बहु ये इधर है, ये वॉजंट देयर, तो अब ऑप्शन इज सी, वॉजंट देयर, क्वेश्चन मार्क इज ऑलरेडी गिवन देयर। देयर वॉज अ लार्ज क्राउड, वॉजंट देयर। उसी तरह से देखिए, इसमें है हैवेंट, दे हैवेंट मच मनी, हैवेंट ये बी में हैवेंट है, सेम है, नहीं होगा। इधर हैडेंट है, ये पास्ट टेंस हो गया, नहीं होगा और नेगेटिव वे है। अब प्रेजेंट है हैव, हैवेंट, तो उसका अपोजिट हैड दे नहीं होगा, तो बचा क्या, हैव दे। सो दिस इज़ द आंसर, दे हैवेंट मच मनी, हैव दे, उनके पास पैसा नहीं बचा, क्या बचा। नेक्स्ट, गो टू क्वेश्चन नंबर 15 and 19, लेट अस सी व्हाट आर वी अप टू। हमको करना क्या है, चूज़, चुनने के लिए कहा गया है। करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इनमें से जो करेक्ट है आपको वो चुनना है। आप खुद ही बोलिए, ए पायरेंस, ऐसा कभी वर्ड आपने सुना है, कट, APEARANCE, अफेयरेंस, साउंड तो ठीक कर रहा है, लेकिन स्पेलिंग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वह आपको खुद ही याद करना है। हाउ कुड यू सॉल्व सच क्वेश्चंस व्हेन यू हैव डन लॉट ऑफ होमवर्क्स। आपने वो होमवर्क क्या किया, आपने बचपन से पढ़ाई किया, ग्रेजुएशन किया, मास्टर डिग्री किया और बहुत पढ़ाई किया, तो ज़्यादातर आपको स्पेलिंग पता ही होने चाहिए, आपको याद आ जाएगा कि इस तरह का वर्ड मैंने सुना है। ज़्यादातर आपने अगर पढ़ा है तो आपको ज़रूर मिलेगा। अब बी सुनने में तो ठीक ही लग रहा है, लेकिन एग्जैक्ट आप याद कीजिए, नहीं है। और सी में अपीयरेंस, इस तरह का वर्ड हम नहीं ले सकते। हो सकता था अगर ये अपैरेंटली कुछ अगर बोलते, लेकिन अभी ज़्यादातर थोड़ा सा फेयरेंस लग रहा है हमको, तो लास्ट है नंबर डी, एफियरेंस। अब इसको आप देखिए, एफियरेंस, APPAR, अपीयर हमको पता ही है, उसके साथ एंस लग गया, दिस वन इज़ द करेक्ट वन। आगे बढ़िए, 16, कंपेनियन, तो हमको याद है, कंपेनियन का मतलब होता है दोस्त या साथी या जीवन साथी, संगिनी, पता नहीं आप क्या उसको बोले, सारथी, लेकिन कंपेनियन ये शॉर्ट वर्जन है, इस तरह का साउंड आपने सुना नहीं होगा। कंपेनियन, ईऑन को तो आपने नहीं सुना होगा, ये भी रॉन्ग है। उसके बाद डबल पी, ये भी रॉन्ग है क्योंकि इस तरह आपने नहीं देखा होगा, तो बचा क्या, कंपेनियन, मैंने लंबा खींचा था, ये है करेक्ट आंसर, कंपेनियन, नंबर डी। उसके बाद आइए, CIRTIFICATE, सर्टिफिकेट, हम तो जानते ही हैं
लोग नॉर्थ ईस्ट, बंगाली लोग, नॉर्थ ईस्ट लोग, नॉर्थ ईस्ट के लोग ज़्यादातर, असमीज़ लोग आ साउंड ज़्यादा करते हैं, तो सर्टिफिकेट को सार्टिफिकेट ऐसे बोलते हैं, उस लिहाज से ये नंबर बी साउंड बनाया है। लेकिन सर्टिफिकेट में CIR हमने कभी देखा नहीं, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। और नंबर डी देखिए, सटे, CERTE, फैकेट। हाँ, ब्रिटिश इंग्लिश लोग या अमेरिकन इंग्लिश लोग सर्टिफिकेट ऐसे बोलते तो हैं, लेकिन स्पेलिंग ये नहीं है, जो लिखा जाता है उसको स्पेलिंग बोलते हैं। CERTIFICATE, सर्टिफिकेट इज़ द करेक्ट स्पेलिंग वर्जन। आप आगे बढ़िए। इसमें देखिए एक्सोरसाइज लिखा हुआ है, ये भूत भगाने का एक कला है, भूत भगाते हैं उसको बोलते हैं एक्सोर्सिज्म। लेकिन कॉमन साउंड इसमें क्या है, देखिए एक्सरसाइज लिखा हुआ है, एक्सारसाइज लिखा हुआ है, एक्सरसाइज लिखा हुआ है, तो कुछ तो हमको इसी में से चुनना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इसमें हो क्या रहा है, एक्सरसाइज EXERCISE, इसमें Z दिया हुआ है, ये US इस्तेमाल करते हैं और हमारे यहाँ नॉर्मली एक्सरसाइज D को ही मानते हैं, लेकिन ये दोनों ही करेक्ट स्टाइल में ही जा रहा है। तो ये क्वेश्चन का, हम इसको क्वेश्चन में ही गलती है, भूल है कह सकते हैं, फिर भी हम D को चुनते हैं। इफ़ सच सिचुएशन अखर, अगर ऐसा कुछ घटता है तो क्वेश्चन पेपर में ही अगर ऑप्शन गलत हो तो वो शायद हमारी गलती नहीं है, लेकिन हम उसमें से जो बेस्ट लगे वो हमने चुना। आइए इसके बाद है INERGY, एनर्जी या इनर्जी, बोलते तो इनर्जी है ना, GY होगा। अब इसमें इनर ZY है, ये भी नहीं होगा। अब इनर्जी में I लगाया था, ये भी नहीं हो रहा है। और दूसरा है, तीसरा है ENERGY, ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, सो इट इज़ द करेक्ट वर्जन। एनर्जी लिखते हैं लेकिन इनर्जी पढ़ना बेहतर होता है। उसके बाद है आपका D, देखिए एनर या इनर जी, ये ज साउंड है, ये भी हम नहीं लेंगे, ऑलरेडी हमने C को चुन लिया। अब इसके बाद आइए 20 to 22, 20 से 22 तक, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स में क्या होता है, ए, एन, द है स्पेसिफिक चीज़ों को जताने के लिए, इसलिए इसको डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। ए और एन इनडेफिनिट होता है, इनडेफिनिट, पक्का आप नहीं बता सकते एग्जैक्ट किसके बारे में बताया जा रहा है। ए और एन कोई भी, एनी पर्सन और एनीथिंग के लिए होता है, लेकिन सिंगुलर होता है, एक के लिए। अच्छा, ए कंसोनेंट साउंड के लिए होता है, लेटर मत बोलिए आप, और एन वावेल साउंड के लिए होता है, लेटर के लिए नहीं। लेटर लिखा हो और साउंड भी हो तब उसे वावेल साउंड कहेंगे। ही इज़, देखिए इसमें के लिखा हुआ है लेकिन साउंड एन का होगा, नाइव, नाइव, ही इज़ नाइव। अच्छा, इसका मतलब क्या है नाइव का, ए दिस ऑनेस्ट मैन, असाधु लोग हैं, एक आदमी है जो अच्छा नहीं है। अच्छा, NAIVE, नाइव, ये भी एक वर्ड है, इसका मतलब है ये मूर्ख है या डल है, ठीक है ना, या नौसिखिया है। तो ही इज़, अगर ये कंसोनेंट साउंड है तो आप क्या बोलेंगे, आप खुद ही सोचिए। ही इज़, ए नाइव हम बोलते हैं क्या, नहीं बोलते हैं ना, तो हम क्या बोलेंगे, ही इज़ नाइव। अगर इसको कंसोनेंट साउंड लेते तो हम बोलते कि ही इज़ अ नाइव पर्सन,
ही इज़ अ नाइव, लेकिन ही इज़ गुड, हम बोलते हैं ना ही इज़ गुड, ही इज़ बैड, इतना बोल कर तो हम फुल स्टॉप ज़रूर करते हैं। तो फिर इसमें ये ब्लैंक नहीं भरने से भी होगा, इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, यानी कि वावेल्स ज़रूरत नहीं है इसमें। लेकिन अगर हम कंसोनेंट साउंड को मानते तो ये वाई ए होता। इसके बाद आइए द वाटर ऑफ GANGES, अंग्रेज़ लोग इसको पढ़ते हैं, असल में जब थे अभी भी इसको पढ़ते हैं गैंजीज पढ़ते हैं, और इसका मतलब गंगा नदी है, गंगा। बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, नदी के पहले डेफिनिट आर्टिकल द बैठता है, सिर्फ नदी के पहले नहीं, माउंटेन रेंज, ओशन, यूनिक बिल्डिंग और पर्टिकुलर बहुत सारे चीज़ों के आगे द बैठता है। तो द वाटर के आगे द नहीं बैठता है, वो कॉमन नाउन है, कॉमन। लेकिन द वाटर क्यों कहा गया है? स्पेशली गंगा नदी का पानी, द वाटर ऑफ द गैंजीज नेवर गेट्स पोल्यूटेड, ये कभी भी गंदा नहीं होता है, लेकिन केमिकली तो गंदा हो रहा है। अभी इसमें जो गंदगी है ये पवित्रता के बारे में कहा जा रहा है, आस्था, विश्वास के तौर पर कहा जा रहा है, फैक्ट्स के तौर पर हम नहीं कह रहे हैं। इसके बाद आइए आई वॉन्ट टू बाय, मैं ख़रीदना चाहता हूँ, अम्ब्रेला, एक छाता, एस लिखा नहीं है, तो फिर है तो ये वावल साउंड है, प्योर वावल हो रहा है, तो हम चुनेंगे एन, आई वॉन्ट टू बाय एन अम्ब्रेला। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसके बाद आइए 23 to 26, इसमें कह रहे कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस यू हैव टू गिव द सूटेबल वर्ड्स फॉर द होम्स और हैबिटेट्स। होम्स तो बनाया हुआ घर है, आर्टिफिशियल, और हैबिटेट्स को आप नेचुरल भी बोल सकते हैं, नेचुरल गड्ढा है, होल है, पानी है, कहीं जानवर रह जाता है। ऑफ द नाउन सब्जेक्ट्स, अब क्या ना सब्जेक्ट है उनका हमें चुनना है। देखिए PEASANT, पेजेंट, पेजेंट का मतलब PEASANT, पेजेंट यानी स्मॉल फार्मर, स्मॉल हो या बड़ा हो लेकिन किसान तो ज़रूर है। अब स्टेबल, देखिए बी, नंबर बी स्टेबल, और नंबर ए फेंस, फेंस में हेंस रहते हैं, मुर्गे, मुर्गा मुर्गी, शेड बनाया जाता है, मुर्गा मुर्गी रहते हैं। और स्टेबल में हॉर्सेस, घोड़े रहते हैं, और सेल में कौन रहता है? कैदी रहता है ना, प्रिजनर। और कॉटेज मतलब क्या है? HUT, हट, एक कुटिया है, जैसे कि साधु लोग रहते हैं वैसा कुटिया। या ज़्यादातर अरुणाचल में या असम में अब से कुछ सालों पहले हट ही हुआ करता था, हमने देखा है, आप लोगों ने भी देखा है। अभी बिल्डिंग वगैरह तो बन रहा है। कॉटेज का मतलब वही जो हट, यानी कि हट घास फूस बांस लकड़ी आदि से बना हुआ घर, तो किसान जनरली कॉटेज में रहते हैं। अ फेजेंट लिव्स इन कॉटेज, कॉटेज बेहतर होगा साउंड। आगे बढ़िए। इसके बाद है ए प्रिजनर इज़, देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बोला ही था, प्रिजनर आबद्ध रहता है, बंधा हुआ रहता है, या एन ट्रैप्ड, कैद में रहता है। कहाँ? सेल, जेल आप बोल सकते हैं, लेकिन जेल का एक छोटा सा कमरा होता है ना, बहुत बड़े इलाके में तो रहने नहीं दिया जाता। अ प्रिजनर इज़ कन्फाइंड टू अ सेल। लेकिन तो फिर ये बायर्स क्या है, इसको मैं आपको बताता चलूँ। नंबर 24, बायर का मतलब है गौशाला, काव शेड। उसके बाद देन में कौन रहता है आपको पता ही है, लायन, टाइगर वगैरह वो सब। लायन तो उसी में। देन क्या होता है असल में? केव, एक माउथ ऑफ अ केव दैट इज़ ब्लॉक्ड। अब कैनल में कौन रहता है? इंसानों ने बना कर दिया है, कुत्ते खुद नहीं बनाते, डॉग्स।
फिर आइए देखिए, ए पर्सन लिव्स इन अ, पहले तो समझिए PARISH, पैरिश एक चर्च का ही रिलेटेड टू चर्च है, पैरिश बोलते हैं उसको, छोटा चर्च मान लीजिए। तो वहाँ का जो पेरिस का जो पैरिश, ये हम द कैपिटल ऑफ फ्रांस पेरिस नहीं बोले, ये पैरिश रिश है। जो पेरिस में क्या होता है, प्रीस्ट PRI जो पुजारी है, क्रिश्चियन पुजारी है ना, ऑर्डर होता है, सबसे ऊपर में बिशॉप और नीचे आर्च बिशॉप, उसके नीचे बिशॉप, फिर धीरे धीरे नीचे आते आते हैं ये पार्सन। तो ये पार्सन है, पर्सन तो लोग एक आदमी को कहा जाता है ना, लेकिन पार्सन कहते हैं पैरिश के पुजारी को। अ पार्सन लिव्स इन अ पार्सनेज, पार्सन के साथ AGE दिया हुआ, जैसे कि ऑफन का रहता है अनाथ, अनाथालय, ऑफनेज। तो पार्सन लिव्स इन अ पार्सनेज, PARSONAGE। अब देखिए स्टाई लिखा हुआ है ना, STY स्टाई, तो स्टाई में कौन रहता है, किसे रखा जाता है, पिग्स, सुअर। कॉटेज हमको पता ही है, ये हट है। और पेंस में हेंस। आगे बढ़ते हैं, नन्स। कॉटेज में कौन रहता है पता है, EYRIE। अब ये आयरी का मतलब क्या है, इसका मतलब बड़ा घोंसला, बड़े चिड़ियों का घोंसला। अ लार्ज नेस्ट ऑफ अ बर्ड ऑफ प्रे, शिकारी पक्षी। प्रे मतलब जो शिकार है, जो शिकार होते हैं उसको गेम ऑफ बर्ड या बर्ड ऑफ गेम बोलते हैं। गेम जो आपने सुना होगा, ये तेरा गेम बजा दूंगा, यानी कि मार डालूंगा। तो इसमें बर्ड ऑफ प्रे शिकारी चिड़िया है, जैसे कि ईगल है, मान लीजिए। एक को तो मैं आपको देता हूँ, एक ही एग्जांपल, ईगल। ये जानते हैं आप, झपट के शिकार करते हैं दूसरे चिड़ियों को, तो उसके घर को आयरी बोलते हैं। और कॉबवेब में कौन रहता है, स्पाइडर। अभी जो इंटरनेट में www है वो क्या है, इसी कॉबवेब नेटवर्क से रिलेट करते हुए उस टर्म को बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्वेंट, तो कॉन्वेंट का मतलब क्या है, यही है एक मान लीजिए आश्रम है, आश्रम, क्रिश्चियन आश्रम, जो स्पेशली मेंट फॉर नन्स है। और जहाँ नन्स रहते हैं, या फिर स्कूल, अगर कॉन्वेंट स्कूल है तो फिर वो नन्स द्वारा चलाया जाता है। नन्स के लिए ननेरी भी कहा जाता है, NUNNERY। अब ननेरी नहीं है, चलिए कॉन्वेंट है, दिस इज़ द राइट चॉइस। नन्स लिव इन अ कॉन्वेंट। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 to 29। व्हाट इज सेड, वी आर टू गिव द नेम्स, हमको नाम देना अब यंग वंस। अब यंग वंस किसके होते हैं, एनिमल्स के होते हैं। आदमियों के तो बच्चे होते हैं, मतलब चाइल्ड होते हैं, और जानवरों के बच्चे। विद द हेल्प ऑफ गिवन चॉइसेस। चॉइसेस क्या है, अभी टाइगर है, टाइगर का क्या होता है बच्चा, CUB, कब। तो फिर डकलिंग किसका बच्चा होता है, डक्स। और काफ किसका बच्चा होता है, नॉर्मली काऊ का बच्चा काफ है। और सुअर का बच्चा, पिग का बच्चा पिगलेट है। उसी तरह से माउस का बच्चा माउस लेट है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, डक का क्या होगा, डक का बच्चा इधर, ये डी, डकलिंग, सवाल ही पैदा नहीं होता, डकलिंग। अच्छा तो फिर ये काफ किसका बच्चा, हमको पता है, ईगलेट किसका बच्चा है, ईगल का बच्चा है। खिड किसका बच्चा है, गौट। और शीप का बच्चा लैम। लेकिन हम बोलते हैं ना, हे किड,
अरे बच्चे, तब आदमी के बच्चे को भी किड, उस वक्त किड का मतलब चाइल्ड हो गया। और स्टॉप किडिंग, स्टॉप किडिंग, अरे यार बच्चे जैसा मत करो, जोक मत करो, या फिर बच्चे जैसा जोक मत करो, या फिर डोंट बी चाइल्डिश, बच्चे जैसा मत करो, बचपना छोड़ो। चाइल्ड लाइक अच्छा है, मासूमियत, लेकिन चाइल्डिश नेगेटिव है। अब पीक का बच्चा क्या है? पिगलेट। तो फिर फोन किसका बच्चा है? फोन। फोन किसका बच्चा है? याद कीजिए तो, डियर का बच्चा है ना। और वेल्प किसका बच्चा है? जी, बेर, भालू, या फिर उल्फ के बच्चे को भी वेल्प कहा जाता है। और किटन, कैट, बिल्ली के बच्चे। यंग वन ऑफ डियर को बोलते हैं फॉन। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 32, 32, 30, 31, 32, 3 क्वेश्चंस। आइडेंटिफाई, पहचानो, फॉर्म ऑफ अंडरलाइंड पार्ट, फॉर्म ऑफ अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के जो अंडरलाइन पार्ट्स है उसको आपको समझने के लिए कहा गया है। अभी देखिए, द बुक्स ऑन द शेल्फ्स आर फॉर सेल, और ऑप्शंस दिए गए हैं क्लॉज, एडवर्ब फ्रेज, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। फ्रेज में अगर एडजेक्टिव का टच हो ज़्यादा, फोर्स हो ज़्यादा, तो एडजेक्टिव फ्रेज, और अगर नाउन का हो तो नाउन फ्रेज, एडवर्ब हो तो एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब मतलब बेसिकली क्या होगा? जो वर्ब को ऐड करता है, ऐड वर्ब्स, वर्ब को ऐड करता है, वर्ब के मीनिंग को ऐड करता है। बाद में जाकर आप देखेंगे कि एडजेक्टिव का भी करता है, अनदर एडवर्ब का भी कर सकता है, एसेट्रा, और भी कुछ हो सकता है, लेकिन बेसिकली ये। और क्लॉज का मतलब चंक ऑफ वर्ड्स, ग्रुप है वर्ड्स का, अपना कोई मीनिंग अगर नहीं है तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, अगर मीनिंग निकलता है तो मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज होता है। अच्छा चलिए देखिए 30। अब ये बुक क्या है? बुक्स, ये नाउन है ना, तो फिर ऑन द शेल्व्स, बुक कहाँ है? शेल्व्स में है, तो ये रिलेट किसको कर रहा है? नाउन को। तो फिर जब नाउन को रिलेट कर रहा है ये पार्ट, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। इसलिए नंबर डी, एडजेक्टिव फ्रेज इज द करेक्ट वर्जन एज फार आई कुड अंडरस्टैंड। इसके बाद देखिए, वी सॉ अ बर्ड विथ ब्यूटीफुल फीदर्स, विंग से उड़ते हैं और फीदर्स ढकने के लिए, सुंदर दिखने के लिए होता है। वी सॉ अ बर्ड, हमने एक चिड़िया को देखा। अब ये बर्ड क्या है? नाउन है। विथ ब्यूटीफुल, ब्यूटी तो एडजेक्टिव को बोलते ही हैं, ब्यूटीफुल फीदर्स, फिर से हमें क्या मिल गया? एडजेक्टिव फ्रेज मिला, क्योंकि इसमें ब्यूटी, ब्यूटीफुल, नाउन रिलेटेड चीज़ें लिखे हुए हैं। आगे बढ़िए, इफ़ पॉसिबल, अंडरलाइन किया हुआ है, लेट मी हैव 2 टिकट्स प्लीज़, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर हो सके तो मेरे लिए 2 टिकट्स रखिएगा, खरीदिएगा, हैव का मतलब। अब ये लेट भी वर्ब है और हैव भी वर्ब है। अच्छा, इस लेट को इफ़ पॉसिबल प्लस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। जब वर्ब को ऐड करता है कोई वर्ड या फ्रेज, तब हम उसे क्या बोलेंगे? दैट एड्स टू द वर्ब इज एडवर्ब। तो हमारा इसका आंसर है एडवर्ब फ्रेज। Let us go to 33. Here we are told to give the meaning of the following idiomatic expression. तो एक्सप्रेशन इसमें क्या कहा गया? मान लीजिए ये फ्रेज है जिसमें आइडिया छुपा है, आइडिया छुपा हुआ है, ब्रैकेट में डाल दिया हमने, है ना। इसी का मतलब इडियम, आइडिया
है, इसमें कुछ तो आइडिया है, इनर मीनिंग है। ओवर द मून, पहला हमको इडियोमेटिक एक्सप्रेशन दिया गया है ओवर द मून। ओवर, आप मून से भी ऊपर ओवर जा रहे हैं, यानी कि आपका स्पिरिट है ना, आपका स्पिरिट हाई है, ऊपर की तरफ है। इसका मतलब आप क्या हैं, वेरी हैप्पी है, बहुत खुश है, यू आर वेरी हैप्पी अबाउट समथिंग। अगर डार्क मून वगैरह होता तो वेरी सैड होता। प्रिटेंशन का मीनिंग क्या है, ए फॉल्स आइडेंटिटी, आप बहरूपिया है, कुछ और दिखावा कर रहे हैं। और बिगेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग का मतलब क्या होगा, सबसे ज़्यादा अंश, लायन शेयर। ये भी मैं आपको बताता चलूँ, इसलिए बता दिया। फिर देखिए, अ स्नेक इन द ग्रास, घास में अगर सांप है, आपको दिखेगा क्या, क्यों नहीं दिखेगा? स्नेक्स change their color a bit, थोड़ा तो वो चेंज कर पाते हैं। इस बैकग्राउंड के साथ अपने आप को ढाल लेना, इसको कैमोफ्लेज कहते हैं। अगर वो सांप है घास में, थोड़ा तो हरा जैसा कुछ दिखता है, आप उसको नहीं पहचान पाएंगे। तो इसका मीनिंग आप देखिए, ए पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी अ फ्रेंड बट कैन नॉट बी ट्रस्टेड। इसका फिगरेटिव मीनिंग देखिए कि एक ऐसा दोस्त जिसके अंदर आस्तीन में मान लीजिए सांप छुपा हुआ है, जैसे हिंदी में बोलते हैं, इसके अंदर कुछ चल रहा है, अल्टीरियर मोटिव आपको पता नहीं है, और ऐसे बंधुओं को विश्वास नहीं करना चाहिए। अब इसमें दिया अ स्नेक, नंबर बी, फाउंड ऑन द ग्रास, घास में पाया जाने वाला सांप। अब इसको हम बोलेंगे लिटरल मीनिंग, लेटर में जो है वर्ड में उसका मीनिंग ये तो हो रहा है, लेकिन हमको फिगरेटिव मीनिंग, इसका इनर मीनिंग ढूंढना है। यील्ड या सरेंडर तीसरा है, और वेरी स्लो इन मोशन। अभी आप देखिए, बेस्ट ऑप्शन वही है, ए है, आस्तीन का सांप जैसे हम बोलते हैं वैसा। अब अ कोल्ड फिश, अब कोल्ड फिश का मतलब क्या है, हम जब किसी को बोलते हैं ही इज़ अ वाइट एलिफेंट, आदमी बहुत काला है, उसको तो बोलना चाहिए था भालू, काला है, बहुत मोटा है, लेकिन हमको वाइट एलिफेंट क्यों बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं उसको, इसका मतलब वो धनी है, फिगरेटिव मीनिंग रिच है। अब एक कोल्ड फिश का मतलब आप समझिए, अनट्रस्टवर्दी का मतलब तो जिसको आप विश्वास ना कर पाए। नंबर बी, अनफ्रेंडली। नंबर सी है ऑनेस्ट एंड लीगल। अगर कोई कोल्ड फिश किसी को आप बोल रहे हैं, ठंडा मछली, यानी कि वार्मथ या आपके प्रति उसने कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया, असल में ये होता है। अब बीइंग ट्रूथफुल, ऑनेस्ट एंड लीगल, इस टाइप का मीनिंग उसके साथ नहीं मिल रहा है। अनट्रस्टवर्दी भी ऑलमोस्ट मीनिंग तो टच कर रहा है, लेकिन हम चुनेंगे अनफ्रेंडली। ये अनफ्रेंडली, ही टर्न्ड कोल्ड, ये वर्ड आपने कभी सुना होगा। इसका मतलब ही बिहेव्ड रूडली और ही डिड नॉट गिव मी द ड्यू इम्पोर्टेंस विच आई डिज़र्व, जैसा कि मुझे करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। तो कोल्ड फिश का मतलब हम समझेंगे कि इसका मतलब है अनफ्रेंडली बिहेवियर, बिहेवियर को हम जोड़ देते हैं। लुक आफ्टर, इसका मतलब ये नहीं है कि पीछे देखो, इसका मतलब है लालन पालन करना, ठीक है। तो आप देखिए, टू कैंसिल लालन पालन करना से नहीं मिल रहा है, टू फेल नहीं मिल रहा है, टू मेंटेन थोड़ा तो मिल रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा मीनिंग कौन सा मिल रहा है, टू टेक केयर ऑफ, लालन पालन करना, देख रेख, टू मेंटेन, थोड़ा तो मिल रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा मीनिंग कौन सा मिल रहा है, टू टेक केयर ऑफ, लालन पालन करना, देख रेख, टू मेंटेन, थोड़ा तो मिल रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा मीनिंग कौन सा मिल रहा है, टू टेक केयर ऑफ,
करना, ये है मीनिंग इसका। टू टेक केयर ऑफ और लुक आफ्टर, असल में ये क्या है, फ्रेजल वर्ब्स है, फ्रेज में वर्ब छुपा हुआ है, या फिर इसमें प्रेपोजिशन भी आपको मिल रहा है, लेकिन ड्राइविंग फोर्स क्या है, वर्ब है। ये कीप अप हमको इसके बाद मिला, इसका मतलब जो है कीप अप मतलब कायम, कायम रखना, जैसा है चीज़ उसको उसी तरह इंटैक्ट रखना, इंटैक्ट, टू लेट इंटैक्ट। अच्छा, फेल होगा नहीं, बिगिन आरंभ करना नहीं होगा, स्टे वहीं रह जाना नहीं होगा, तो अब बचा क्या, कायम रखना। ये मेंटेन और कंटिन्यू को हूबहू मिल रहा है, इसको हमने चुन लिया। कीप अप मीन्स टू मेंटेन, कीप इट अप, हाँ ऐसे ही रहो, जैसे तुम हो वैसी रहना, ये जो गाने में आपने सुना था, है ना, वही है, वैसे ही रहना जैसे हो। अब कॉल ऑफ, इस कॉल ऑफ का मतलब देखिए, ऑन और ऑफ, स्विच ऑन स्विच ऑफ, ये ऑन करना ये ऑफ करना, इसमें ऑफ लगा हुआ है कॉल के साथ। अब टू कॉल समवन, किसी को बुलाना, ये नहीं होगा क्योंकि ऑफ लिखा हुआ है। टू टेक केयर ऑफ, डबल एफ है, इसमें सिंगल एफ है, नहीं मिल रहा है, नहीं होगा। अब बेयर पेशेंटली, पेशेंटली, बेयर पेशेंटली का मतलब है धैर्य बनाए रखना, टॉलरेट। अब ऑफ करेंगे तो टॉलरेट कैसे करेंगे, तो फिर लास्ट वन इज डी, कैंसल्ड। इसका एग्जाम्पल हम क्या दे सकते हैं, द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ, यानी कि कैंसल्ड, ड्यू टू बीच में आता है, याद रखिएगा, ओइंग टू पहले आना चाहिए, ड्यू टू हैवी रेन, ड्यू टू हैवी रेन, बारिश के वजह से मैच कॉल्ड ऑफ, कैंसिल कर दिया गया। अब आइए 39 to 44, क्या करना है हमें, फिल इन ब्लैंक्स विथ करेक्ट मॉडल ऑक्सिलरीज। अब मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब ही होते हैं जो मूड या फिर मोड बताता है मेन वर्ब का कि किस तरह से किया जा रहा है। आई कम इन मैम, डैश आई कम इन, आप बचपन से ही जानते हैं कि मे आई कम इन ही करेक्ट वर्जन है, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब कैन आई कम इन बोल सकते हैं, लेकिन ये पर्सनल हो जाता है, कैन आई कम इन दोस्तों के बीच हो सकता है, लेकिन मे कब होगा, जब आप पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, मे आई कम इन, ये करेक्ट वर्जन। विल आई कम इन, मस्ट आई कम इन हो सकता है, लेकिन परमिशन के लिए मे ही बेस्ट है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू सोल्व दिस सम, अगर आप नॉट एबल हैं यानी कि आप अनेबल हैं ना, आप नहीं कर पाते हैं, आर है प्रेजेंट, यू डैश टेक रीनास हेल्प, तब तो आप रीना के हेल्प, आपको ऑथ के साथ टू होना चाहिए था, नहीं है, इसको कैंसिल कर दिया। यू विल लिखा हुआ है देखिए, फिर डेयर, डेयर का मतलब अनेबल है तो आपका डेयरिंग कहाँ से आएगा, करेज कहाँ से आएगा, तो अनेबल के लिए कैन बताता है कि शोज एबिलिटी, कैन शोज एबिलिटी ऑफ प्रेजेंट, तो फिर प्रेजेंट में अगर अनेबल हो रहे हैं तो फिर इसका अपोजिट क्या हो सकता है, नंबर 40, फिर से पढ़ के समझे। इफ़ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस सम, यू क्या, हाँ, यू कैन, यस, कांट, अनेबल का मतलब क्या है, कैन नॉट है ना, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, कैन, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को टैग क्वेश्चंस के लिए बोला था। 41, आई डैश एक्सरसाइज, एक्सरसाइज देखिए ये है करेक्ट स्पेलिंग, एवरी डे स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, कल से मैं हर रोज़ करूँगा, ये अपने आप को प्रॉमिस किया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है, लेकिन कमिटमेंट कैसा है इसमें, अगर देखिए खुद लेस पॉसिबिलिटी होता,
पॉसिबिलिटी होता, वुड अब ये ऑप्शनल हो जाता, शैल, शैल या फिर विल, आई के साथ विल होता तो बेस्ट होता, लेकिन अभी नेक्स्ट बेस्ट है शैल, तो हम इसी को चुनेंगे, आई शैल, फ्यूचर का कुछ तो बनता है ना। ठीक है, नंबर 42, दे डैश ट्राई टू एंटर, वो अंदर जाने की कोशिश करेंगे, थ्रू द बैक डोर, अब पिछले दरवाजे से जाने को मौका नहीं मिला किसी को, तो वो जाने की कोशिश कर सकता है, माइट, और ऑट के साथ तो टू नहीं है, देखिए ये होगा ही नहीं, और पीछे दरवाजे से मस्ट, जाएंगे ही, ऐसे हम गारंटी ले सकते हैं। अगर इल्ज़ाम दे दिया गया या पुलिस को दे दिया गया तो क्या होगा, तो ऐसे नेगेटिव कामों के लिए हम मस्ट नहीं करते। हाँ, माइट में भी पॉसिबल होता, माइट शायद वो पीछे दरवाजे से जाए, दे माइट, ये करेक्ट वर्जन है इसका। अच्छा, अब इस माइट का मतलब आप क्या समझे, लेस है ना, मूड क्या बता रहा है, लेस पॉसिबिलिटी, ये है। और थ्रू द बैकडोर का मतलब असल में क्या होता है जानते हैं, किसी को आप घूस देकर नौकरी ले रहे हैं, ब्राइब, आप नहीं ले रहे, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, क्यों लेंगे, ब्राइब देना या लेना, या फिर अनफेयर कामों को थ्रू द बैक डोर बोलेंगे, टेबल के नीचे। और लिटरली कोई किसी के घर में अगर पीछे से दाखिल होता है वो ट्रेसपासिंग ही होगा। शी डैश लुक फॉर, ढूंढ रही है, अ बुक इन द लाइब्रेरी, द कलेक्शन इज़ ग्रेट देयर। अच्छा, लाइब्रेरी में वो डैश किताब ढूंढ रही है, ढूंढ सकती है, ढूंढना चाहिए, कुछ हमको पता नहीं है। द कलेक्शन इज़ ग्रेट देयर, लाइब्रेरी में जो कलेक्शन है किताब का वो बहुत ज़्यादा है। तो इसका आप सोचिए क्या होना चाहिए, शी डू, शी के साथ डू नहीं होता ना प्रेजेंट टेंस में, डज होना चाहिए, डज, तो फिर ये गलत। शी शैल, ढूंढेंगी, अब उनका इच्छा, ढूंढ सकती है, नहीं भी सकती है, लेकिन जब हमने डेटा दिया कि वहाँ कलेक्शन बहुत है, वो चाहे तो ढूंढ सकती है ना, शैल हम नहीं लेंगे। शी के साथ हैव नहीं होता है, HAS होना चाहिए, या फिर पास्ट टेंस होता तो हैड, तो एक ही ऑप्शन बचा could, शी could, अगर वो चाहे तो देख सकती है, शी could look for a book in the library, the collection is great there। अच्छा, अब 44 देखिए, they के साथ हैज़ नहीं होता, पहली बार they के साथ हैव होता है प्रेजेंट में, अगर प्रेजेंट यूज़ करें, they dash not get enough training। अब देखिए उनको इनफ ट्रेनिंग नहीं मिला, इसका मतलब ट्रेनिंग ऑलरेडी हो गया, तो फिर डिड अगर हम यूज़ करते हैं तो उनको ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं मिला, ये सेंस होगा। अब दे के साथ डज यूज़ नहीं होता ना, ये नहीं होगा, दे के साथ तो डू होता है। अब दे के साथ शैल होता, दे शैल नॉट गेट इनफ ट्रेनिंग, कोई इतना ये ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं, एडुकेशन दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं, अब हम ये थोड़ी बोलेंगे कि आपको अच्छा ट्रेनिंग नहीं मिलेगा, सब कोई कोशिश यही करता है कि अच्छी ट्रेनिंग मिले, तो ये ऑप्शन भी गलत साबित हो रहा है। तो वी हैव द बेस्ट ऑप्शन बी, दे डिड नॉट गेट, ट्रेनिंग ख़त्म हो गया लेकिन उनको ट्रेनिंग नहीं मिला, यही बात होगा। अब आइए 45 एंड 46 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आइडेंटिफाई, पहचानो, फॉर्म ऑफ द अंडरलाइंड वर्ब। अब जिस वर्ब को दिया गया है उसका फॉर्म आपको पहचानना है। देखिए, जैक किक्ड, ये वर्ब है ना, अंडरलाइन किया गया है। द फुटबॉल, किक्ड के बाद में फुटबॉल है, वर्ब का एक्शन जाकर कहाँ ख़त्म हो रहा है, फुटबॉल में, तो ये उसका ऑब्जेक्ट है। वर्ब विद ऑब्जेक्ट, जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, इज़ कॉल्ड, उसको बोला जाता है ट्रांजिटिव, यानी कि ट्रांजिशन तो कुछ हुआ है। एम, डेस्टिनेशन वर्ब का क्या है, फुटबॉल है, वो ही उसका एम है, एम यानी ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब उसे कहा जाता है। तो फिर
ट्रांजिटिव वर्ब है ना, ट्रांजिटिव वर्ब अगर कहा जाता है, ट्रांजिटिव वर्ब इस ऑप्शन देखिए, पहला इंट्रांजिटिव, जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता उसे बोलते हैं इंट्रांजिटिव, और बी है ट्रांजिटिव। दोनों में से एक हमको मिल गया, अब तीसरा ऑक्सिलरी वर्ब में हमको माथा लगाने की क्या ज़रूरत है, आंसर है ट्रांजिटिव वर्ब। अब फिर दूसरा देखिए 46, द डॉग बार्क्ड, डॉग के बाद में बार्क्ड है, भौंका था, किस पे भौंका पता नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, अभी ब्लैंक है, फुल स्टॉप है, यानी कि नहीं है, तो हम बोलेंगे वर्ब विदाउट, के बिना, विदाउट वर्ब ऑब्जेक्ट, जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता उसको बोलते हैं इन ट्रांजिटिव, जिसमें ट्रांजिशन ही नहीं हुआ फोर्स का, इन ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज इन ट्रांजिटिव वर्ब। 46 का हमने क्या चुना, इन ट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा आगे बढ़िए 47 to 50, इसमें कहा गया चूज एंटोनिम, एंटोनिम का मतलब वर्ड विथ अपोजिट मीनिंग, अपोजिट मीनिंग वाले शब्द को हमें ढूंढना है, ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम अमंग द ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो दम। अब देखिए ब्लेम, इस ब्लेम का मतलब क्या होता है असल में, हम जितना जानते हैं नॉर्मली फॉल्स क्लेम है कि नहीं है, बदनाम देना है ना, तो कर्स का मतलब क्या है, कर्स, इसका मतलब क्या है, कर्स श्राप देना होता है ना, श्राप, तो ये नहीं है। सोरो सैड है, सैडनेस है, दुख होना, एंटोनिम बोला गया है। अब फिर चार्ज, फॉल्स क्लेम या चार्ज तो ऑलमोस्ट एक ही है, अब फॉल्स चार्ज कहते हैं इसको हम। अच्छा अब ब्लेम यानी कि नाम खराब करना है, और प्रेज यानी कि तारीफ करना है, तो दैट इज़ द एंटोनिम ऑफ ब्लेम। उसके बाद आया बिजी, बिजी और एक्टिव तो इक्वल है। लेजी क्या है, वो बहुत स्लो है। अब इंगेज क्या है, आप किसी के साथ आपका शादी होने वाला है, वही सिर्फ इंगेज नहीं है कि रिंग पहना दिया, नहीं, यू आर बिजी और यू आर एट वर्क, सेम मीनिंग, आप एट वर्क है, काम में है, बिजी है, इंगेज्ड है, सेम मीनिंग। तो ऑपोजिट क्या बचा, बिजी यानी एक्टिव, अब आप एक्टिव नहीं तो लेजी, दिस इज द अपोजिट मीनिंग ऑफ बिजी। सोफा बिल्कुल 100% करेक्ट है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बेस्ट, इनमें से बेस्ट मीनिंग अपोजिट ये हो रहा है। अब ब्रीफ का मतलब शॉर्ट होता है ना, SHORT, शॉर्ट। 49, अब देखिए सकिंग का मतलब भी, जिसको सक कर दिया गया, सक यानी कि शॉर्ट हैंड, एब्स्ट्रैक्ट या एक्सट्रैक्टेड, शॉर्ट हैंड, शॉर्टनेड। अच्छा अब ये देखिए ब्रीफ का मतलब शॉर्ट, सेम मीनिंग। कंसाइज वही है, कंसाइज का मतलब भी ब्रीफ या शॉर्ट ही है। तो बचा क्या, डिटेल्ड, डिटेल्ड का मतलब एलाबोरेटेड यानी कि लॉन्ग, तो फिर ब्रीफ का अपोजिट डिटेल्ड हुआ। अब आया आपका चीप, इस चीप का मतलब क्या है, हिंदी में बोले तो सस्ता, नॉट एक्सपेंसिव है, जो महंगा नहीं है। तो फिर चीप का मतलब इन एक्सपेंसिव और चीप इक्वल है, महंगा है, नॉट एक्सपेंसिव और इन एक्सपेंसिव सेम मीनिंग है। अफोर्डेबल, सी नंबर को देखिए, दैट कैन बी पेड, दैट कैन बी पेड ईजीली, आराम से आप पे कर सकते हैं, यानी महंगा नहीं है। बेस, और बेस का मतलब ही अभी हम समझेंगे क्या, फेयर प्राइस, आराम से आप खरीद सकते हैं। तो फिर बचा क्या, चीप का उल्टा कॉस्टली, चीप मतलब सस्ता, कॉस्टली मतलब महंगा, ये है। तो अभी हम अपने क्लास का समापन करने वाले, 1 घंटा 4 मिनट 45 सेकंड पार हो गया। वही
आपका पुराना, नया है लेकिन पुराना चावल। यानी इमदाद खान, अगर मैं अपने आप को पुराना चावल बोलूं, इसका मतलब क्या है? हाँ, ए बिट एक्सपीरियंस्ड, थोड़ा तो मुझ में एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको कब से समझा ही रहा हूँ। और आप जो भी सुन रहे हैं बातों को सेकंड करेंगे, मानेंगे। वी हैव डिस्कस्ड टुडे, एक्सप्लेन्ड द APSSB exam, which is termed as multitasking staff, MTS 2023। MTS 2023 का हमने जो ये क्वेश्चन पेपर में या एग्ज़ाम में इंग्लिश सेक्शन आया था, सेक्शन ए, इसका 50 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया फ्रॉम द NEPS सेंटर ऑफ Itanagar, the heart of Arunachal Pradesh, the capital itself. Imdad Khan is about to sign off. Thank you very much. Hope we will meet again. Thank you very much. Sweet dreams. Have great night. Thank you very much.